हाँ जी, अभी आप पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपके क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम एक टॉपिक और लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसके लिए भी मैसेज किए हैं कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसको क्लियर कीजिए, एकदम बेसिक क्लियर हो उसका। ठीक है, यह भी एक फंडामेंटल फोर्स है, वो भी फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, तो ये आज के दिन की 5वीं क्लास होगी अपनी। ठीक है ना, इतनी जल्दी नहीं थकेंगे संडे आज। जिन जिन बच्चों ने जो भेजे हैं मैसेज, कोशिश करता हूँ कि वो सब चीज़ें आ सके। ठीक है, बाकी वो तो उधर वो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, वो चल रहा है, वो जब भी टाइम मिलेगा उस पर भी मैं क्लास बना दूँगा। ठीक है, अभी जो ये नई क्लासें हैं, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और हिंदी वालों का है इसलिए विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय बल। चलो इसके बारे में आज पता करेंगे, विद्युत चुंबकीय बल। और इसको हम कूलाम फोर्स से भी समझाते हैं। कूलाम बल जो है वो विद्युत चुंबकीय बल ही है। बहुत सारी चीज़ें अब आपको बताएं, कूलाम का नियम जो है वो इसको प्रूव करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है मतलब सब जगह आपको मिल जाएगा। ये कौन से वाला फोर्स है अभी आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा थ्योरी आपको समझ में आ जाए। हिंदी वालों का इसलिए लिखना थोड़ा हिंदी में है, बाकी यहाँ पर बोर्ड पर इंग्लिश में ही होगा सब कुछ। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को काम आ जाएगा। ठीक है, और हिंदी वालों को भी आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मास की प्रॉपर्टी था, मास के अंदर जो फोर्स लग रहा था, ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स, उसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था। इसके अंदर मास की जगह चार्ज काम में आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, विद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे वहाँ पर दो मास थे, तो यहाँ पर क्या होगा, दो चार्ज होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, दो चार्ज होंगे, चाहे वो ऊपर नीचे दिखा दो, चाहे ऐसे दिखा दो। Q1, या मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ। Q1 और दूसरा दे देता हूँ Q2। ठीक है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो x है। बीच की डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, पहले आप समझो। देखो, तो अब ये किस प्रकार का फोर्स हो गया। अब ये जो दो आवेश है, हमें ये पता नहीं है कि ये दोनों समान हैं या फिर असमान है। ठीक है ना, विपरीत प्रकृति के है या समान प्रकृति के हैं, प्लस माइनस है या प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि समान अगर आवेश है तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समान आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है ना, रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक है, और अगर ये दोनों असमान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको इधर और ये इसको इधर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अट्रैक्शन। ठीक है ना, एक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, और एक रिपल्सन फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है बेसिकली दोनों ही होते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और रिपल्सन फोर्स भी होता है, आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता किसकी वजह से है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ठीक है ना, विद्युत आवेश की वजह से।
जब दो विद्युत आवेश जो होंगे ना वो पास में स्थिर होगा, ध्यान रखना, ये स्थिर होंगे, ठीक है ना, ये मूव चार्ज नहीं होंगे, ठीक है ना, मूव चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, ये रुके हुए दो चार्ज है उनको पास अगर रखा गया है तो ये एक दूसरे पर ये चार्ज क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, प्रोड्यूस करेंगे, वो फोर्स इनके पीछे प्रोड्यूस होगा, वो फोर्स हो सकता है अट्रैक्शन फोर्स भी हो या फिर रिपल्सन फोर्स भी हो, दोनों में से कोई भी फोर्स हो सकता है। अगर दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सन, और दोनों डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन अगर देना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तो हम क्या दे सकते हैं, देखो हिंदी के अंदर, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो एकदम क्लियर है या नहीं? दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो है समान आवेशों के अंदर तो लगता है प्रतिकर्षण, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, और असमान के बीच में लगता है अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो प्रकार के हो गए, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है, ठीक है। चलो जी, अब इसको थोड़ा सा कूलाम ने कैसे समझाया, देखो इसमें लिख लो, कूलाम का नियम लिखो, ठीक है, कूलाम का नियम, कूलाम लो, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि इन दो चार्ज जो है इनके मध्य लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और बीच की जो डिस्टेंस दूरी है, ठीक है ना, उसके स्क्वायर या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है ना। वो सेम जैसा उसमें कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स में, वैसा इसमें कहा। चलो लिखिए कूलाम का नियम, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं, ये जो कूलाम बल है Fc, ये Q1 और Q2, ठीक है जी, क्लियर है? लिखो आगे, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Fc कूलाम देखो तो 1/r², ठीक है। इन दोनों को साथ में लिखा तो Fc Q1 Q2 अपॉन r², Fc इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है ना। और इस कांस्टेंट की वैल्यू K की वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये K की वैल्यू है। और इस K को ऐसे भी लिखते हैं, ये K आया कहाँ से, तो ये K निकालना हो तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। एप्साइन नॉट क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। चलो जी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलो ये तो सिर्फ मैथमेटिकली आपने थोड़ा सा बताया, ये फॉर्मूला भी अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये बता दिया है। आगे चलकर जब आईआईटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला, ठीक है जी। अभी ये जो है, इसी को आप वेक्टर बनाओगे तो यहाँ पर ये लग जाएगा वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर आर कैप, क्योंकि ये जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो सेम जैसे उसमें था वैसा इसमें है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पर आर कैप और वहाँ पर आर कैप, यहाँ पर आर कैप लगा दो और वहाँ पर एफ के ऊपर जो है वेक्टर लगा दो। चलो ठीक है, चलो जी, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ। अब देखो, अब हमारा क्या है कि इसको सिर्फ ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स जानना, इसको फिजिक्स के रूप में जानना हमारा मकसद था कि हमें तो व्यवहार में इसको जानना है। तो वो कैसे जाने? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी के किससे बनी है? एटॉम से। एटॉम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। तो देखो, हम डांस कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मान लो, ठीक है ना, XYZ कुछ भी कर रहे हैं। देखो, अभी आपको ये पता चलेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ये सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की वजह से कर रहे हैं। हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है, इसलिए हम कुछ भी कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स ही है जो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, मसल्स फोर्स कह सकते हैं, लेकिन अंदर बेसिकली जाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स ही है ये। चलो जी, अब देखो, अब यहाँ पर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स बड़ा होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होता है? आप लोग बताइए। तो आप लोग कहोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत बड़ा है, ये तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगता है, तो और वो तो पृथ्वी बड़े बड़े पिंडों के बीच में लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत 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 छोटा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, बहुत छोटा होता है। आगे जाके इसकी वैल्यू और न्यूमेरिकल भी निकालेंगे। तो जो ये ग्रेविटेशनल, ये जो FC जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बता रहे हैं, ये FG से बहुत 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 बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मान होता है इसका। और इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमें नीचे की तरफ खींचता है, या फिर हम ऊपर की तरफ, वो क्या लगता है, अट्रैक्शन वाला लगता है। फिर भी हम सब कुछ कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। जैसे ये चौक है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक उठा लिया, ठीक है, तो ग्रेविटी इस पर लग रही है, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने इसको उठा लिया। कहाँ प्रॉब्लम है? वरना अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता तो ये मेरा हाथ तोड़ कर नीचे चला जाता, या फिर मुझे ज़मीन के अंदर धंसा जाता। सब जगह ज़मीन में धसी हुई रहती। समझ में बात? चलो जी, यहाँ से आपने समझा। इसके अलावा और देखो, ये और कहाँ होता होगा? जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारी चप्पलें, जूते घिस जाते हैं। किस कारण से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण से। सर कैसे? जब हम चलते हैं तो हमारे जूतों के इलेक्ट्रॉन जो है, अगर देखो मैं बताऊं आपको, अगर आपके जूतों पर मिट्टी लग जाती है तो इसका क्या मतलब है, और अगर आपके जूते घिस जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? दोनों के पीछे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो फ्रिक्शन से। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप चलते हैं तो आप मान लो कि मिट्टी वाले इलाके में चले, आपके मिट्टी लग गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी क्यों लगी? क्योंकि मिट्टी वाला जो पदार्थ था उसके ऊपर, उसके पास में जो फोर्स था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसका मान कम था। आपके जूते जिस पदार्थ से बने हुए हैं, जिससे जॉइंट हुआ है, उसका मान, उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मान उस मिट्टी या डस्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा है। इसलिए मिट्टी के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। यहाँ का आपके जूते का जो प्रोटॉन है, जूतों का जो प्रोटॉन है वो मिट्टी के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो परमाणु को खींचता है। ऐसे करते करते वो उसके चिपक जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वो उसको खींचता है तो वो उसके चिपक जाता है, इसलिए मिट्टी चल जाती है। हम नहा धोकर बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर बाद में हमारे ऊपर
मिट्टी जम जाती है। कारण क्या, हमारी बॉडी के प्रोटॉन्स जो है वो मिट्टी के इलेक्ट्रॉन्स खींचते, मतलब मिट्टी को खींच लेते हैं और हमारी बॉडी जो है गंदी हो जाती है, हमें नहाना पड़ता है। हमें नहाना क्यों पड़ता है, उसके पीछे भी यही रीज़न है, ध्यान रख लीजिएगा। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई चीज़ किसी को खींचती नहीं और वो चिपकता नहीं। चलो जी, अब ये भी समझ में आ गया। अब जूते घिसते हैं, जूते घिसते हैं मतलब जूता जिस पदार्थ का बना है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है उसके बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का मान नीचे जो पत्थर है उसके पत्थर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है उसकी तुलना में कम है। इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जूते का इलेक्ट्रॉन जो है वो पत्थर की तरफ चला जाएगा, इसलिए जूता घिस जाएगा। ठीक है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, समझ में बात, तो घिस जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे ये पत्थर है, ठीक है, और ये मान लो आपका जूता है, ठीक है, ये पत्थर है, ये जूता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर एक बार मान ले ये प्रोटॉन है, ये नाभिक है, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। और जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाऊँ तो इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक दिखा दिया और यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बीच में एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक जो है अपनी चारों तरफ जो है खींचता रहता है। यदि मेरी बात सुनिए, अब ये फ्रिक्शन भी होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये फ्रिक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्रिक्शन होता है इस पत्थर से, ठीक है ना। ये आपका पत्थर है, ठीक है, ठीक है जी, इस पत्थर से फ्रिक्शन भी होता है। अब देखो इसका मान लो एक बार ये न्यूक्लियर है, ये बहुत सॉलिड है मान लो, ठीक है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऊपर जो एफ स्टोन है और ये जो है आपका एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसे बोलोगे आप एफ सूज, ठीक है। चलो यार हिंदी में बोल देता हूँ, अलग अलग नाम आए, पत्थर और जूता, ठीक है, एफ जे और एफ पी, ठीक। अब देखो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है एफ पी वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जूते वाले से, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये जिस ताकत से पकड़े हुए है ना जूते के तलवे को, यहाँ पर दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, यहाँ दिखा दो, ये है तलवे का, ध्यान रखना सारा सिस्टम है, लेकिन मेरे को यहाँ दिखाना पड़ रहा है ये मेरे लिए, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियर है और ये इसका न्यूक्लियर है, मान लो, अगर मान रहे हैं अपन, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, ऐसे समझा रहा हूँ आपको। तो क्या करेगा, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका जो न्यूक्लियर है वो इसको कैसे खींचेगा, यहाँ पर होगा फ्रिक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होने से मिली एनर्जी, फ्रिक्शन हुआ जूता इस पत्थर पर, वहाँ से मिली एनर्जी, और एनर्जी जो है इस पूरे सिस्टम को मिल गई। ये जो सिस्टम बन गया, एक पत्थर और जूता एक सिस्टम बन गया, जैसे निकाय भी कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम हो गया है, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, एक सिस्टम, ठीक है जी, ये एक सिस्टम है, ठीक है, या निकाय है दोनों।
तो यहाँ से एक एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, रगड़ने से, फ्रिक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वो एनर्जी क्या करती है, इसके इलेक्ट्रॉन को और इस पत्थर को ट्रांसफ़र कर देती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्रिक्शन की वजह से। और ट्रांसफ़र होने का रीज़न भी क्या है, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये इसे जो बोलते हैं आप एफ पी, ठीक है, और इसको आप बोलते थे एफ जे। ये एफ पी जो है, ये एफ जे ज़्यादा है, तो जैसे फ्रिक्शन हुआ ये टूटा, थोड़ी सी एनर्जी भी हो गई, ये एनर्जी इसको यहाँ से यहाँ देने में काम में आ गया। इस प्रकार से हमारा जूता घिसता है। तो हमारा जूता घिसता है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आपके ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो ये यहाँ पर ये हो गया। इससे अब हम कुछ भी लिख पाते हैं, कैसे भी। वो लिखना आपको पता है किससे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही होता है। वो लिख हम इसीलिए पाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे ये चौक है, ठीक है, और ये है आपका बोर्ड। अब चौक और बोर्ड, अब मैंने थोड़ा सा फ्रिक्शन लगाया, ठीक है ना, फ्रिक्शन से जो मेरे हाथ ने एनर्जी लगाई वो इस निकाय को, निकाय क्या है, चौक और बोर्ड एक निकाय बन गया। उस निकाय को जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी ने इस चौक के इलेक्ट्रॉन को बोर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया, बोर्ड के प्रोटॉन को इसके इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफ़र कर दिया। इस वजह से ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये लिख पा रहे हैं। लिख पाने का मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर वहाँ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन गए तो एटॉम्स भी गए इसमें से, ठीक है ना, ट्रांसफ़र होकर वहाँ गए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही तो था जिसने जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, और कुछ भी देखो चल पा रहे हैं, लिख पा रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा क्या है। तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए, मैंने ये लिखा, ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन टूट कर इसके पास गया, तो आप कहते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा होता है। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा होता तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन टूट कर ये इसके ऊपर क्यों चिपक गया? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चौक और बोर्ड के बीच में तो कौन सा लग रहा था? चौक के इलेक्ट्रॉन और बोर्ड के प्रोटॉन के बीच में क्या लग रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या लग रहा था? जैसे जूते का एग्जांपल है, जूते की जगह चौक मान लो, ये बोर्ड मान लो, भाई इस पत्थर को बोर्ड मान लो, इस जूते को चौक मान लो, सेम ही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो चौक है, इसके ये चल पाई, क्यों चल पाई? क्योंकि चौक का इलेक्ट्रॉन और बोर्ड के प्रोटॉन के बीच के अंदर एक फोर्स लगा, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उस फोर्स का मान बहुत ज़्यादा था, उस फोर्स का मान बहुत ज़्यादा था। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसलिए छपाना ये, वरना छपता थोड़ी। वरना जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन टूटे तो वो ज़मीन उसको खींच लेती। क्या करती? ज़मीन उसको खींच लेती, पृथ्वी उसको खींच लेती। यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा होता तो क्या हम लिख पाते? बिल्कुल नहीं लिख पाते। जितने भी इसमें से टूटते वो सारे के सारे जो हैं उसको पृथ्वी खींच लेती, गुरुत्वाकर्षण खींच लेता, जैसे आप मानते हैं। तो उससे हम कुछ भी लिख नहीं पाते, जिससे हम कुछ भी लिख नहीं पाते। इसका मतलब क्या? हम लिख पा रहे हैं, ये छपा हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसका मान आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो ये ज़मीन खींचती, उससे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप लिख पा रहे हैं, ये सब कुछ छप रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैंने जूते का और पत्थर का एग्जांपल दिया। जूते को आप यहाँ पर मान लो चौक और पत्थर को मान लो बोर्ड, सेम वही प्रोसेस है सब कुछ, ठीक है। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि हम क्यों लिख पाते हैं? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है ना। चलो जी, अब मैं थोड़ा सा आपको लिखा देता हूँ चौक और बोर्ड वाला एग्जांपल। चल लिखिए, आपको समझ में तो आ गया ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का मान जो है बहुत कम होता है इससे, कूलम्ब बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत कम होता है। अगर ज़्यादा होता तो क्या हम लिख पाते? नहीं लिख पाते। लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा होता है। चलो भाई लिखो। जब चौक को बोर्ड के संपर्क में लाते हैं या बोर्ड के ऊपर फ्रिक्शन करते हैं, जब चौक का जब चौक को बोर्ड के ऊपर घिसते हैं या फ्रिक्शन करते हैं, तो क्योंकि बोर्ड
बोर्ड के प्रोटॉन या बोर्ड का नाभिक बोर्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है और चौक का नाभिक चौक के इलेक्ट्रॉन को उतनी मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ है, उतनी मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ है जितनी मजबूती से बोर्ड के नाभिक ने बोर्ड के इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। सबसे पहली बात तो ये है। चलो जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, लिखते जाइए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे ही हम फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है ना, जब हमने बोर्ड पर चौक को घिसा तो बोर्ड और चौक एक सिस्टम बन गया या बोर्ड और चौक मिलकर एक निकाय बन गया। उस निकाय को इस मोशन के कारण एक एनर्जी प्राप्त हुई, इस फ्रिक्शन के कारण एक एनर्जी प्राप्त हुई। उस एनर्जी ने चौक के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, स्थानांतरित करके बोर्ड के नाभिक को दे दिया, जिससे बोर्ड पर लिखना संभव हो गया, जिससे बोर्ड पर लिखना संभव हो गया। तो यहाँ से आपने ये भी समझा कि जब दो बॉडी को फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। अब चार्ज कैसे उत्पन्न हुए? क्योंकि चौक जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया, तो चौक के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो चौक क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। देखो इसके पास में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों बराबर है, ठीक है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहले बराबर है, इसके पास भी, इस बोर्ड के पास भी। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफ़र होकर बोर्ड में चला गया तो बोर्ड जो हो जाएगी नेगेटिव बॉडी और ये हो जाएगी पॉजिटिव बॉडी। तो मुझे एक बताइए, पहले कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, पहले बताओ, नेगेटिव बॉडी जो होती है सेम, पहले बॉडी दोनों सेम पड़ी होती है, उसके बाद में अगर एक बॉडी नेगेटिव जाती है, पहले वो न्यूट्रल होती है फिर नेगेटिव जाती है, तो न्यूट्रल जो थी उसकी तुलना में जब उसको नेगेटिव बना दिया गया तो नेगेटिव बॉडी का भार ज़्यादा होगा या फिर जब न्यूट्रल थी उसका ज़्यादा होगा, नेगेटिव बॉडी का। देखो पहले ये बोर्ड बिल्कुल खाली था, ठीक है, फिर चौक के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में गए, इतना सारा चिपका, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका भी तो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और वो द्रव्यमान जाकर इसके चिपका है, मतलब इसके पास में गया है, बोर्ड के पास में, तो बोर्ड नेगेटिव बॉडी बना है, ठीक है ना। तो जब ये नेगेटिव बॉडी बना तो बहुत सारा जो मास है वो इसके पास में गया है, इसलिए जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है उसकी तुलना में जो आपकी नेगेटिव बॉडी है उसका भार कम होता है, और ये जो चौक जो जितनी भारी पहले थी अब पॉजिटिव हो गई तो इसका भार कम हो गया। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन भी समझ में आ गया कि मास जो है वो पॉजिटिव होने पर कम हो जाता है, नेगेटिव होने पर बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, प्रोटॉन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत भारी होता है। मुझे एक बात बताइए, आपसे मैं कहता हूँ कि ये चौक का टुकड़ा लो और यहाँ से वहाँ रख दो, अब मैं आपको 100 रुपये दूँगा, ठीक है ना। एक तो मैंने ये काम बोल दिया। एक मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास में 1 कुंटल का बाट पड़ा है, उस बाट को लो और इसको उठाकर आप वहाँ रख दो, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? अरे चौक को ले जाकर वहीं रखोगे ना। तो इसी प्रकार से नेचर करती है। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, ट्रांसफ़र होना आसान होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है उसकी तुलना में बहुत भारी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो नेगेटिव बॉडी जो होती है भारी होती है, पॉजिटिव बॉडी जो हल्की होती है। ये भी आपके समझ में आ गया। और एक कॉन्सेप्ट ये भी समझ में आ गया कि फ्रिक्शन करने से क्या होता है, कोई बॉडी चार्जिंग हो जाती है, चार्ज हो जाती है। एक बॉडी जो होती है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक वो जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव और जिसके पास जाता है वो नेगेटिव बॉडी बन जाती है। चलो जी, तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपने बहुत कुछ जाना, ठीक है। तो एक तो आपने ये जान लिया कि क्या होता है, और इसके बारे में आपने ये भी जान लिया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में ये कितना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि अपने बोर्ड पर लिखा है
वरना अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान ज़्यादा होता, गुरुत्वाकर्षण बल का ज़्यादा होता, तो क्या हम लिख पाते? नहीं लिख पाते, क्योंकि जितने भी कण इसके टूटते ऊपर उसको खींच लेती। तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल 100% क्लियर हुए होंगे। तो आपको ये क्लास जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये आज के दिन की 5वीं क्लास है, ठीक है ना। और भी कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे, और भी कोई मैसेज वगैरह आए हुए हैं तो, ठीक है ना। तो अभी ये क्लास आपके समझ में आ गई है, ये क्लास आपको भाई आपके लिए मेहनत की है, आपको समझाया है बिल्कुल तरीके से, आसानी से, तो आपके समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, और मेरी जो आवाज़ है वो सब तक पहुँचे, ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जो प्रत्येक बच्चे इसका लाभ उठा सके। थैंक्स।